तो ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही होगी। आप सबको गुड इवनिंग। आज जैसा कि हमने आपसे कहा कि चैप्टर 7 का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का क्लास नंबर 1 आज हम लोग करने वाले हैं। जो भी बच्चे आ चुके हैं आप सब एक बार कंफर्म करें वॉइस क्लियर है। पहला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल पेमेंट। यहाँ पे ये कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट का उदाहरण बता दो, डिजिटल पेमेंट का एग्जाम्पल बता दो। ओके, तो अब सही जवाब दीजिएगा। वॉइस अब आ रही है, एक बार कंफर्म करें। विनीत इंडियन, अरुण कुमार जी, मुस्कान सैनी, सत्यम राजभर, अंशुमान मिश्रा जी। ठीक है, अब क्लियर होगा ना। संतोष कुमार जी, बिल्कुल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी आ रही है, वेरी गुड। देखो ध्यान से पढ़ना, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ कह रहा है कि कौन सा एक डिजिटल पेमेंट का उदाहरण है। आप देखोगे कैश, चेक, यूपीआई और ड्राफ्ट में कौन सा है, ऑप्शन सी है। यूपीआई जो है वो डिजिटल पेमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, तो अगर आपने सी ऑप्शन बताया तो एकदम ठीक आंसर दिया है, एकदम ठीक आंसर दिया है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर सी होगा, जैसे सत्यम जी का सी ऑप्शन है यहाँ पर, अरुण कुमार का भी सी है, विनीत इंडियन का भी सी है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और इसमें कह रहा है एनईएफटी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो एनईएफटी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इसको बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। एनईएफटी का मतलब क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी याद रखना है कि एनईएफटी जो है वो 2005 में आया। शुरू कब हुआ था, ये 2005 में लॉन्च हुआ था एनईएफटी। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है आप जो करते हैं, इसमें लिमिट पूछता है कि भाई इसकी लिमिट बताओ क्या है। तो इसकी ना तो मिनिमम लिमिट है, नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, यानी ना ही मिनिमम और ना ही मैक्सिमम लिमिट है एनईएफटी की। बट कुछ बैंक्स ने इसमें अलग अलग लिमिट को सेट कर दिया है, जैसे किसी ने 10 लाख रुपए कर दिया है, तो किसी ने कम ज़्यादा। पर आरबीआई के अकॉर्डिंग कोई लिमिट यहाँ नहीं है, आप 1 रुपये से लेकर कितना भी भेज सकते हैं। एनईएफटी में पैसा तुरंत नहीं पहुंचता है। इसमें क्या होता है, बैच वाइज पैसा पहुंचता है। एक अलग अलग बैच बनते हैं और एक बैच का टाइम कितना होता है, 30 मिनट का होता है। यानी प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर बैच बनते हैं, जो 30 मिनट के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं। फिर वो 30 मिनट के बाद में ट्रांजेक्शन जो है सक्सेस हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आपको 30 मिनट का टाइम लगेगा। आपने जैसे अभी किसी को पैसा भेजा, तो अभी नया बैच बना, मान लिया उसको 10 मिनट हो गए बैच बने, और आपने अभी पैसा भेजा, तो अगले 20 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा। 20 मिनट के बाद में वो सारा ट्रांजेक्शन एक साथ सबका ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगले टाइम में ऐसा होगा। तो ऐसे बैच वाइज होता है, वहां पे रियल टाइम में नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो आगे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान विधि नहीं है। कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान विधि नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की विधि कौन सा नहीं है, इसका जवाब दीजिएगा। क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका, बताइए। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भुगतान विधि नहीं है, तो आप देखो एनईएफटी कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो। बट पासबुक यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कोई ट्रांजैक्शन करने की विधि थोड़ी है। तो राइट आंसर कौन सा है, पासबुक इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है, ऑनलाइन लेनदेन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा होता है, विच वन इज द सेफेस्ट मेथड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आप देखेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित मेथड कौन सा होता है। बिल्कुल मुस्कान सैनी, एकदम ठीक आंसर आपने दिया है, पासबुक करेक्ट आंसर है आपका। और अभी जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, इसका जवाब आपको करना है। कह रहा है विच वन इज द सेफेस्ट मेथड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आप देखेंगे सबसे सुरक्षित मेथड कौन सा है, जैसे शेयरिंग ओटीपी, आप ओटीपी को शेयर कर सकते हो, है ना। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूजिंग पब्लिक वाईफाई, गिविंग कार्ड पिन। और यहाँ सोचिए और बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी, विनीत कुमार, विनीत इंडियन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एकदम ठीक बात है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही एक सुरक्षित तरीका है कि जब भाई आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल जो आपका है
वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा या ईमेल पर ओटीपी जाएगा। जब आप ओटीपी को डालेंगे, फिल करेंगे, तब ये एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई आप ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप एसबीआई या फिर और जो भी आपकी बैंक है और आपका इंटरनेट बैंकिंग है, आप किसी को पैसे भेजते हैं तो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ आपका ऑप्शन भी राइट है। अगला सवाल है कि आईएमपीएस जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो आईएमपीएस से आप क्या समझते हैं, आईएमपीएस से आप क्या समझते हैं बताइए। आईएमपीएस का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म आपको बतानी है यहाँ पर, जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन बी है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है आईएमपीएस की फुल फॉर्म, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये शुरुआत इसकी कब हुई थी, 2010 में हुई थी। ये भी याद रखना है, 22 नवंबर 2010 को आईएमपीएस को शुरू किया गया था। अगला सवाल देखो कौन सा है, कह रहा है यहाँ पर कौन सा एक वॉलेट नहीं है, कौन सा एक मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है, बताइए। सर हमारा तो आंसर आप पढ़ ही नहीं रहे, अंशुमान मिश्रा जी कह रहे हैं नहीं मैं सबका आंसर तो नहीं पढ़ सकता हूँ, देखो मैं बट फिर भी मैं बोल देता हूँ जिनके सही जवाब होते हैं बीच बीच में। पर आप ये कहो कि इतने सारे जो बच्चे लाइव जुड़े हैं और सबका एक साथ नाम बोले हम क्लास के अंदर, हर क्वेश्चन पर मैं ये बताऊं कि इसका ये सही इसका ये सही, तो ये पॉसिबल है नहीं अंशुमान जी। ठीक है, बट मैं जिसका सामने आप आ जाता है नाम एक दो बच्चों का मैं बोल देता हूँ, तो आप इसलिए मतलब ये मत सोचा करो कि सर मेरा नाम क्यों नहीं बोलते हैं, है ना। आप सोचो आप इतने बच्चे जब लाइव क्लास में पढ़ेंगे और हम सबका नाम बोलेंगे तो क्लास हो पाएगी क्या, पॉसिबल नहीं, हम नाम ही बोलते रह जाएंगे आप सबके। तो जो स्क्रीन पर आ जाता है एक दो नाम वो बोल देते हैं। ठीक, चलो यहाँ देखो कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं है, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, एम एस वर्ड आपका हो जाएगा, एम एस वर्ड करेक्ट आंसर है डी। क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और इसमें कह रहा है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि एईपीएस कैसे वर्क करता है, वर्क्स यूजिंग, आधार सक्षम प्रणाली भुगतान जो है ना ये कैसे काम करता है, मोबाइल ओटीपी के थ्रू, कार्ड स्वाइप के थ्रू, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के थ्रू या चेक। आपका जवाब क्या होगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ ऑप्शन सी है फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, यानी यह बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करता है। आपसे यहाँ पर बायोमेट्रिक भी ऑप्शन में आ सकता था, बायोमेट्रिक ऑप्शन में हो सकता था, तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है, ये दे रखा है कि बायोमेट्रिक दे रखा है। आरटीजीएस इज मेनली यूज्ड फॉर, जो आरटीजीएस होता है इसका इस्तेमाल मुख्यतः कब होता है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आरटीजीएस का मुख्य रूप से इस्तेमाल किसके लिए होता है। क्या होगा इसमें सही आंसर आपका, जल्दी से बताओ, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बताओ। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। भाई हमें अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करना है, ज़्यादा अमाउंट अगर हमें भेजना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, तब हम यूज करेंगे आरटीजीएस का, क्योंकि आप देखो यहाँ 2 लाख से नीचे तो भेज ही नहीं सकते हो, मतलब मिनिमम जो ट्रांजैक्शन है वो आपका 2 लाख रुपए का है, तो इससे नीचे तो आप भेज ही नहीं सकते हो, और 2 लाख से कितना भी भेज सकते हो आरबीआई ये कहता है। बट इसमें भी कुछ बैंकों ने लिमिट को सेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ इसका मतलब होगा कि भाई हमें अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करना है तो आरटीजीएस यूज़ करते हैं। और आरटीजीएस कब आया था, 2004 में आया, ये भी याद रखना है। आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई है, 2004 में आरटीजीएस की शुरुआत हुई है। ठीक है,
2004 में आरटीजीएस की शुरुआत हुई है। चलो आगे देखो, अगला सवाल है डिजिटल वित्तीय समावेश का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। डिजिटल वित्तीय समावेश का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ जनधन योजना है, बाइंग कैश, कैश एक्सचेंज, मैनुअल लेजर। इसमें सही जवाब है आपका जनधन योजना। कौन सा सही जवाब है? जनधन योजना है, बिल्कुल अंशुमान मिश्रा जी। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए होता है, एकदम ठीक आंसर है आपका। बिल्कुल विनीत इंडियन, मुस्कान, सभी ने ठीक आंसर दिया है। अरुण कुमार का एकदम ठीक आंसर है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 24/7 यानी त्वरित फंड ट्रांसफर उपलब्ध कराता है। मतलब जो आपका है इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो 24/7 ट्रांजेक्शन जो है वो करता है। फंड ट्रांसफर करना है, कभी भी कर सकते हैं आप, रियल टाइम में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन 10 का आंसर आपको देना है। सही जवाब बताइए। अब देखो यहाँ पर आपका इसके अंदर ना ऑप्शन आपके दोनों ठीक हैं। क्या है इसमें? दोनों ही ठीक है। आरटीजीएस में भी तुरंत होता है और आईएमपीएस में भी तुरंत होता है ना। आईएमपीएस से ही पेमेंट तुरंत हो जाता है। आरटीजीएस हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए होता है, आईएमपीएस आप छोटा अमाउंट भेज सकते हैं बट तुरंत भेज सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपका बोथ ए एंड सी होगा। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, बोथ ए एंड सी, ऐसे कर लो। इसमें से याद रखना है ए एंड सी होगा। अगला सवाल है यूपीआई का मुख्य लाभ क्या है। आपको ना मेन इसका जो फायदा है यूपीआई का वो बताना है। तो जैसे ओनली फॉर क्रेडिट कार्ड, वर्क्स इन ऑफिस ओनली, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर यूजिंग मोबाइल, वर्क्स ओनली विद चेक। तो यूपीआई का मेन फायदा पता क्या है? कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही पैसे तुरंत भेज सकते हो, है ना। आप अपने फ़ोन के माध्यम से ही पैसे किसी को तुरंत भेज सकते हो यूपीआई के थ्रू। ये इसका फ़ायदा है। आप कुछ खरीदारी करते हैं, कहीं पर आपने कुछ खाया पिया, कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो आप तुरंत पैसा जो है ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू अपने फ़ोन से ही कर सकते हो। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ना। बहुत आसान हो गया है आज के समय में ये। अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ एनएसीएच। आपको एनएसीएच का फुल फॉर्म बताना है और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनएसीएच का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। इसका जवाब क्या होगा? एनएसीएच का मतलब क्या होगा? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इसको बोलते हैं। आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इसको बोलते हैं, एनएसीएस को। अगला सवाल है नेट बैंकिंग के लिए क्या आवश्यक है। नेट बैंकिंग के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? चेकबुक आवश्यक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड आवश्यक है, एटीएम कार्ड आवश्यक है, और या पासबुक ओनली। तो देखो नेट बैंकिंग के लिए आपके लिए क्या आवश्यक है? यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा यहाँ पर। फिर आपका सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए भाई, है ना, तभी तो आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन 14 का आंसर दो। माइक्रो एटीएम का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? माइक्रो एटीएम का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा है? जवाब दो भाई, यहाँ पे क्या होगा? माइक्रो एटीएम का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? पोर्टेबल डिवाइस फॉर बैंकिंग विद आधार, कैश काउंटर इन बैंक, एटीएम बूथ, या कॉइन मशीन। माइक्रो एटीएम की यहाँ पर बात की गई है। छोटे छोटे जो एटीएम है, माइक्रो एटीएम है, उनकी बात की गई है। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन पहला होगा पोर्टेबल डिवाइस। ऐसे डिवाइस जो पोर्टेबल हैं, पोर्टेबल डिवाइस फॉर बैंकिंग विद आधार, ये आपका राइट आंसर है। ऑनलाइन शॉपिंग में किसका उपयोग होता है? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है? जैसे हमने ऑनलाइन कुछ खरीदा और ऑनलाइन खरीदने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा? पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो भाई ऑनलाइन खरीदने पर हम पेमेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल होता है। किसका होता है इस्तेमाल? पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जब आप पे करते हैं तो आपने वहाँ पर अक्सर देखा होगा कि जैसे रेजर पे का एक ऑप्शन आ जाता है, कहीं पर आपका आप पेयू मनी का ऑप्शन आ जाता है। ऐसे कई सारे हैं गेटवे जिनका यूज करते हैं। डिजिटल भुगतान का कौन सा लाभ है? डिजिटल भुगतान का कौन सा फायदा है, कौन सा लाभ है? बिल्कुल आपका 15 का पहला सही है, पेमेंट गेटवे। अंशुमान मिश्रा जी ने ठीक आंसर दिया है 15 का। संतोष कुमार सेठ जी कह रहे हैं सर पहला ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया। अरुण का भी पहला ऑप्शन है।
अब डिजिटल भुगतान का कौन सा लाभ है? तो भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी तो रहती ही है, और नो नीड टू कैरी कैश, कैश भी कैरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है। तो सारी बातें ठीक हैं, इसका मतलब डी होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर डी होगा। फिर संतोष जी ने एक ठीक आंसर भेज दिया है, बहुत बढ़िया। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो है ही, प्रूफ भी आपके पास रहता है कि भाई हमने ट्रांजेक्शन आपको किया है, हमने पैसा भेजा है, और कैश रखने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत पैसा भुगतान हो जाता है। सुरक्षित ई कॉमर्स के लिए कौन सा आवश्यक है? एक सिक्योर ई कॉमर्स के लिए, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है वहाँ, क्योंकि आपको पेमेंट भी करना होता है, कुछ आप सेल करते हैं, कुछ आप परचेज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिक्योर होना भी जरूरी है। तो उसके लिए क्या होना आवश्यक है? उसके लिए किसका होना आवश्यक है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर पहला, एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें आपने देखना है ये कि भाई HTTPS होना जरूरी है। HTTPS अगर नहीं है तो आपको वहाँ पर कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। विदाउट HTTPS की वेबसाइट पर कभी भी पेमेंट आपको नहीं करना है। भारत में डिजिटल भुगतान का प्रमुख नियामक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया? यानी जो डिजिटल पेमेंट है भारत में, इसका प्राइमरी रेगुलेटर कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा इसमें? इसमें आपका जवाब क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, आरबीआई और सेबी। अब प्राइमरी आपसे पूछा है यहाँ पर, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बनेगा? आरबीआई बनेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सबको मॉनिटर करता है। ठीक है, इसके नीचे काम करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई तो यूपीआई हो गया, एपीएस हो गया, इसको कौन हैंडल करता है? एनपीसीआई करता है। और एनपीसीआई को कौन हैंडल करता है? ये प्राइमरी बॉडी है, आरबीआई करता है। एनपीसीआई द्वारा एनपीसीआई किस वर्ष लॉन्च किया गया है? ठीक है, यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा कब लॉन्च किया गया? सॉरी, एनपीसीआई नहीं पूछा है, एनपीसीआई 2008 में किया गया था, ये भी मैं बता दूं आपको। बट कह रहा है कि यूपीआई को एनपीसीआई ने कब शुरू किया गया? यूपीआई को एनपीसीआई ने कब शुरू किया, ये पूछा है। नहीं देखो, वो तो एक मंत्रालय तो है ही है ना अंशुमान मिश्रा जी। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक मंत्रालय तो है ही, बट जो आपका आरबीआई है, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये मॉनिटर कर पूरा देख रेख किसका है? तो पूरा देख रेख जो है वो आरबीआई का है। ठीक है, पूरा देख रेख किसका है? आरबीआई का है। यहाँ अगला सवाल जो आपसे पूछा है वो ये है कि यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था? तो यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ है, 2016 में। ठीक है, शुरुआत हुई यूपीआई की। निम्न में से कौन आरबीआई द्वारा विनियमित भुगतान प्रणाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम? कौन सा एक आरबीआई द्वारा विनियमित भुगतान प्रणाली नहीं है? आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सारा आपका आरबीआई ही इसको हैंडल करता है, बट बिटकॉइन को आरबीआई हैंडल नहीं करता है। तो इसमें सही जवाब क्या बन जाएगा? बिटकॉइन आपका सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन को आरबीआई हैंडल नहीं करता है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड भुगतान में कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? कॉन्टैक्टलेस कार्ड भुगतान में टेक्निक कौन सी? ऐसा कार्ड भुगतान जो कॉन्टैक्टलेस है, क्यूआर कोड, एनएफसी, ओटीपी, यूएसएसडी। तो इसमें क्या होगा? आपका एनएफसी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। एनएफसी जो है इसमें भुगतान प्रणाली यूज होती है। एनएफसी याद रखना है आप सबको। ठीक है, चलिए। इसको बोलते क्या है? इसका फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पेपर में आ सकता है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एनएफसी को नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। अगला सवाल है, आरबीआई यूपीआई की प्रतिदिन लेन देन सीमा क्या है? 2025 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो डेली का जो ट्रांजेक्शन है वो आपका 1 लाख रुपए का हो सकता है ना, पर्सन टू पर्सन। आप देखेंगे नॉन कॉमर्शियल में 1 लाख रुपीज़ का आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में रुपए कार्ड का प्रबंधन कौन करता है? जो रुपए कार्ड है इसको कौन मैनेज करता है? ठीक है, रुपए कार्ड आप सब जानते हैं, और ये रुपए कार्ड जो है वो एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, एनपीसीआई ने शुरू किया है। इसको मैनेज कौन करता है? इसको हैंडल कौन करता है? ये सवाल है आपसे।
तो आपको पता है कि जब एनपीसीआई ने इसको शुरू किया है तो एनपीसीआई ही इसको हैंडल करता है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही रुपए कार्ड जारी किया गया है, और रुपए कार्ड को मैनेज कौन करता है? एनपीसीआई ही करता है। एनपीसीआई खुद कब बना? अपने आप में 2008 में इसकी शुरुआत हुई है, और इसको हैंडल कौन करता है? आरबीआई करता है। एनपीसीआई किसके अंडर में काम करता है? आरबीआई के अंडर में काम करता है। और पूरे भारत में जितना भी पेमेंट होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उसकी देख रेख कौन करता है? एनपीसीआई ही करता है, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन है वो। अगला सवाल है कि व्हाट इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ पी ट्रांजेक्शन? पी लेन देन का सही उदाहरण क्या है? पी लेन देन कैसा होता है? पर्सन टू पर्सन, नॉन कॉमर्शियल आप इसे कह सकते हैं। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? बैंक टू गवर्नमेंट, फ्रेंड टू फ्रेंड यूपीआई ट्रांसफर। आपने किसी दोस्त को, किसी मित्र को पैसे भेज दिया, तो एक प्रकार का पी लेन देन यहाँ पर कहलाएगा। ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। निम्न में से किसका उपयोग आवर्ती भुगतान जैसे ईएमआई एसआईपी के लिए होता है? अगर ईएमआई एसआईपी वगैरह के लिए जो भुगतान प्रणाली यूज की जाती है, जिसको आप रिकरिंग पेमेंट भी कहते हैं, विच वन इज यूज्ड फॉर रिकरिंग पेमेंट लाइक ईएमआई एसआईपी, यानी हर महीने मंथली वो कटता रहे ऑटोमेटिकली आपके खाते से, वो उसमें क्या है? कौन सी तकनीक है? एनईएफटी, ई मैंडेट, चेक या पासबुक? तो इसके लिए ई मैंडेट होता है। रिकरिंग पेमेंट के लिए याद रखना है, आप देखेंगे हमेशा एक फिक्स डेट तय कर दी जाती है, और उस डेट पर ऑटोमेटिकली पैसा जो है वो पेमेंट हो जाता है, डन हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसको ई मैंडेट कहते हैं। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए निम्न में से कौन सा साइबर खतरा है? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कौन सा साइबर खतरा है? क्या होगा? ऑनलाइन बैंकिंग के एक ही खतरा ज़्यादा है, फिशिंग का। ऑप्शन बी है। अगला सवाल है, भारत बिल भुगतान प्रणाली जिसे बीबीपीएस कहते हैं, किसके द्वारा विकसित की गई है? भारत बिल भुगतान प्रणाली को कौन शुरू किया है? भारत बिल भुगतान प्रणाली को कौन शुरू किया गया है? कौन शुरू किया है? जल्दी से बताओ। भारत बिल भुगतान प्रणाली को किसने शुरू किया है? बीबीपीएस। तो आप एक बात बस दिमाग में लगा लो, अपने बैठा लो, कि जितना भी भुगतान से संबंधित चीजें हैं उसको देख रेख कौन करता है? एनपीसीआई ही इसको रेगुलेट करती है, और एनपीसीआई को आरबीआई करती है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही भारत बिल भुगतान प्रणाली शुरू की। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है? क्यूआर से आप क्या समझते हैं? क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। यहाँ आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्विक रिस्पॉन्स। निम्न में से कौन डिजिटल वित्त का लाभ नहीं है? कौन सा एक डिजिटल वित्त का लाभ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल फाइनेंस? ट्रांसपेरेंसी, डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट, इंस्टेंट पेमेंट और कन्वीनियंस। आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बता दो। ठीक है, फटाफट से बता दो। देखो यार, एक ही इसका लाभ नहीं है, वो ये है कि हमको इंटरनेट पर डिपेंड रहना पड़ता है। यानी डिजिटल वित्त का लाभ क्या नहीं है? ट्रांसपेरेंसी भी है, ठीक बात है, तुरंत पैसा चला जाता है ना, हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस भी है, बट डिपेंड रहना पड़ता है हमें इंटरनेट पर, तो यही इसका फायदा नहीं है। ऑप्शन बी है। अगला सवाल है, टोकनाइजेशन का क्या मतलब होता है? टोकनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? कार्ड भुगतान में टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, रिप्लेसिंग कार्ड नंबर विद यूनिक कोड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रिप्लेसिंग कार्ड नंबर विद यूनिक कोड। तो आज के सेशन में 30 क्वेश्चन को रखा गया था। अगली क्लास में चैप्टर 7 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, और अभी कुछ समय के बाद में इसका पीडीएफ भी आपके ऐप पर आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी जो थ्योरी क्लास आपके अपलोड किए गए हैं अभी तक, आई होप आपने सभी को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। और आज का क्लास अभी अपलोड शायद नहीं हुआ है, वो अभी इस क्लास के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा, उसको देखिएगा। थ्योरी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। लाइव क्लास में एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे आपको पढ़ाए हैं, और साथ ही साथ हम अपने यूट्यूब क्लासेस के अंदर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ सकते हैं बहुत जगह से, बट थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थ्योरी के कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। आई होप अभी तक जितने हमने क्लास करवाए हैं सभी आपने बहुत अच्छे से प्रॉपरली उनको पढ़ा और समझा होगा। बाकी हम आज से ही समाप्ता नवंबर बैच के लिए यूट्यूब पर एक प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं, तो आप उसमें आइएगा।
उसमें जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना ही है आपको। और जितना हो सके, जितना समय आपको मिले, टाइम आपको मिले, उतना आपको करते रहना है। पर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल में हमने प्रॉपरली समझाया है चीज़ों को, और वो चीज़ समझ लेते हैं फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी कुछ समय के बाद थ्योरी क्लास आ जाएगी, आज की डेट उसमें पड़ा होगा, उसको आपको देख लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।